हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 27 है। 26 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एमपीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, जिसको अप्लाई करना है कर सकते हैं। यूपीएससी का भी निकला हुआ है, जिसको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का रचनाकार कौन था? बदायूनी, हुमायूं, गुलबदन बेगम, अब्बास खां। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुमायूंनामा का रचनाकार कौन था। तो हुमायूंनामा का रचनाकार था जो है कि कौन? गुलबदन बेगम। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इन्होंने जो है कि हुमायूंनामा का रचनाकार मतलब यही थी। ठीक है, देखिए, हुमायूंनामा दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है आपका वो जो है कि उसमें बाबर के इतिहास से संबंधित है, और जो दूसरा भाग है वो जो है कि हुमायूं के हालात का बयान करता है। ठीक है, तो हुमायूंनामा जो है कि दो भागों में है और इसके रचनाकार कौन है? तो गुलबदन बेगम है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य, इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक जो है कि हरिहर एवं बुक्का थे। देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कि कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हरिहर एवं बुक्का ये जो है कि किसके पुत्र थे? तो ये संगम के पुत्र थे। ठीक है, ये जो है कि तुंगभद्रा नदी की उत्तरी तट पर स्थित अनेगुड़ी दुर्ग के सम्मुख उनके दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर का ये जो है कि नींव डाली थी। बृहद झीलों का निर्माण हुआ था पूर्वी कैम्ब्रियन युग में, आर्डेविसियन युग में, नवजीवन कल्प में और मध्यजीव कल्प में। देखिए, बृहद झीलों का निर्माण जो है कि हुआ था, तो कब हुआ था? तो बृहद झीलों का निर्माण जो है कि हुआ था नवजीव कल्प में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बृहद झील जो है कि कहाँ पे? तो ये जो है कि उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का ये है, और इसका निर्माण जो है कि नवजीवन कल्प में प्लीस्टोसियन युग में हिमानी के अपरदन के द्वारा ये जो है कि हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करें। दूसरा यह कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह राज्यपाल को दे। ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। देखिए, अनुच्छेद 167 की बात की जा रही है कि इसमें क्या बताया गया है अनुच्छेद 167 में? तो इसमें यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में बात की जा रही है। ठीक है, 167 में। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी, देखिए, राज्य के जो भी प्रशासन संबंधी हो और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे। ठीक है, कौन? तो ये मुख्यमंत्री। दूसरा है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह राज्यपाल को दे, मुख्यमंत्री देगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 167 में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि हो जाएगा, दोनों सही है, एक भी सही है और दो भी सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, ये तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विषय में बात की जा रही है। 167 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विषय में बात करता है, लेकिन सेम चीज़ें जो है कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 78 जो है आपका, ये जो है क्या करता है? ये प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह जो है कि प्रशासन संबंधी और विधान विषयक परिषद से सभी निर्णय किसको संसूचित करे? तो वो राष्ट्रपति को करे। ठीक है, और वह जो है कि केंद्र के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी हो वो राष्ट्रपति मांगे वो उसको दो। ये जो है कि प्रधानमंत्री का कार्य है, अनुच्छेद 78। और मुख्यमंत्री का कार्य क्या है?
167 के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग दोनों समझ गए होंगे। 78 जो है कि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और अनुच्छेद 167 जो है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्धरात्रि सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मैक्सिको, जापान, नॉर्वे, नेपाल। अर्धरात्रि सूर्य जो है कि किस देश में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है कहाँ पे? नॉर्वे में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सूर्य जो है कि अर्धरात्रि को दिखाई देता है, इसलिए जो है कि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। शैवालों का सबसे पुराना प्रकार निम्न में से कौन सा है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, नील हरित शैवाल, हरा शैवाल। देखिए, शैवालों का सबसे पुराना प्रकार इनमें से कौन सा है? तो शैवालों का सबसे पुराना प्रकार जो है कि आपका नील हरित शैवाल है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस समूह के अंदर उन पौधों को रखा जाता है जिसकी जड़ें, तना तथा पत्तियों का अंतर नहीं किया जा सकता? थैलोफाइटा, एरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह के अंदर उन पौधों को रखा जाता है, किन पौधों को, जिसकी जड़ें, तना तथा पत्तियों का अंतर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे पौधे के समूह, मतलब ऐसे पौधे को किस समूह में रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है थैलोफाइटा समूह में। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? शहद, दूध, खून, आइसक्रीम। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो है कि आइसक्रीम आपका कोलाइड नहीं है। ठीक है, बाकी शहद, दूध, खून, ये सब क्या है? ये कोलाइड है। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि इनकी विलेय ऊर्जा जो है कि आपका 500 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के जो है कि होती है। ठीक है, देखिए कोलाइड जो है ना कि एक रासायनिक मिश्रण होता है। कोलाइड में जो है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित होती है, और कोलाइड जो है ना कि ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। देखिए, एंगस्ट्राम की बात करते हैं। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है आपका 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम था वो? तो वो अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार ही, मतलब इस अधिनियम से ही भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम जो है कि बदल करके वायसराय कर दिया गया। किस के द्वारा? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, किस भारत शासन अधिनियम के तहत? तो वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, तो देखिए वायसराय तो आपका 1858 अधिनियम के तहत जो है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड 1919 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? ये पूछा जा रहा है। तो श्वेत पत्र पर आधारित था ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसमें जो है कि लगभग 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ
और 14 भाग थे इस अधिनियम में, ठीक है। और इसी अधिनियम का जो है कि जो हमारा संविधान है वो जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है, ठीक है, 1935 पर ही आधारित है। तो इसमें जो है कि 321 अनुच्छेद थे, 10 जो है कि आपका अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे, ठीक है। अभी हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने भाग हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 15 का 3 एंड अनुच्छेद 15 का 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद आपका 15 का 4। इसके तहत जो है कि राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 15 का 1 का, ठीक है, 15 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का 1 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है, ठीक है, 15 का 1 कहता है। अगर हम 15 के 2 की बात करें तो देखिए 15 का 2 जो है ना, ये 15 का 1 को और एक कदम ये आगे बढ़ाता है, ठीक है। 15 का 2 ये क्या कहता है? ये कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ठीक है, या फिर राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कोई कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो या फिर सड़क हो, इन सब का प्रयोग या उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के ये अधीन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि मतलब ये जो है कि आपको ये कोई भी सार्वजनिक स्थान हो या फिर मतलब उपयोग करने के लिए हो या प्रयोग करने के लिए हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी दूसरे जाति का है, किसी दूसरे वंश का है या फिर किसी दूसरे स्टेट का है तो वहाँ नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जा सकता है। अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य को शक्तियों और बालकों के लिए, मतलब राज्य जो है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है इसमें, ठीक है, 15 के 3 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, ये जो है कि आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। देखिए, ये एक क्वेश्चन में ना आपके 5-7 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा जो 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। जब ये संशोधन हुआ था तो अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, ठीक है, 21 का क जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। जो क्वेश्चन आता है कई बार कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो अनुच्छेद 1 के क में जोड़ करके ये बनाया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका पहला वाला। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य क्या करेगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो राज्य जो है कि उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये जो है कि आपका 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 21 का क में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये भी सही है। देखिए, ये तो हो गया आपका राज्य को मतलब ये दिया गया है कि मतलब वो 6 से 14 वर्ष के तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। एक ये चीज़ें हैं आपका 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि इसमें जो है कि हर माँ बाप का वह दायित्व है कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजेगा। ये जो है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
परमादेश रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है। दूसरा है कि प्रतिषेध रीट की तरह उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रीट है जिसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रीट जो है कि कितने प्रकार का होता है। तो रीट जो है कि 5 प्रकार का है। कौन कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि परमादेश रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है कि परमादेश रीट जो है ना आपका, ठीक है, इसका देखिए ये तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी आदमी या कोई सरकारी कार्यालय अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तब जो है कोर्ट जो है परमादेश जारी करता है। अगर ये जो है कि एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है कि एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं तो दर्ज कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट इसका ये है कि मान लीजिए पुलिस स्टेशन में आप गए और एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं आप, ठीक है, और एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तब जो है कि ये परमादेश जारी होता है कि आप जो है कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि देखिए, राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति के विरुद्ध ये रीट जारी नहीं होते हैं। जो आपका परमादेश रीट है ये सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी आदमियों के प्रति जारी किए जा सकते हैं, बट ये जो है कि आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये जारी नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला सही है। प्रतिषेध रीट की तरह उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रीट है जिसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है आपका। देखिए, प्रतिषेध रीट अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका सीधा होता है कि मना करना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मना करना मतलब रोक देना। देखिए, जब कोई लोअर जुडिशियरी अपने कर्तव्यों जो भी मतलब उसके कर्तव्य हैं उसका निर्वहन जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के करता है, कोई लोअर जुडिशियरी की बात करें, ठीक है, तो उस केस में जो है कि अपर जुडिशियरी जो है कि प्रतिषेध जारी करती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें, बाहर जाकर के कार्य न करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 या 2 दोनों सही है। निम्न में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ शरीर को पाना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण। देखिए, रीट जो है आपका किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को पाना, ठीक है, तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए ऑप्शन सही है, शरीर को पाना या फिर शरीर को लाना। देखिए, पुलिस पकड़कर किसी को जेल में रखी हुई है, ठीक है, और पुलिस क्या कर रही है कि उस बंदे को कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, ठीक है, तब कोर्ट में जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अपील करेंगे। मतलब वो जो है कि उसके परिवार वाले या फिर कोई भी अपील करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, और जज को ये लगेगा, ये सही लगता है कि मतलब जो है कि ये सही है, तो कोर्ट जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर देगी, ठीक है। जब ये जारी कर देगी तो अगले 24 घंटे में जो है कि 24 घंटे के अंदर उस पुलिस अधिकारी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, मतलब शरीर के साथ जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और आवश्यक सेवाओं में कर्तव्यों के निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है? देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और आवश्यक सेवाओं से कर्तव्यों के निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है? तो वो है अनुच्छेद कौन सा? आपका अनुच्छेद 33 है। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 31 की हम बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार था जो कि खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये जो है कि आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1978 में। तो इसको जो है कि खत्म कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। अब जो है कि संपत्ति के अधिकार को क्या दे दिया गया? तो अब ये कानूनी अधिकार हो गया है 300 क के तहत, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है?
अनुच्छेद 34 ये कहता है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 34। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत एंड अनुच्छेद 68 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अगर इनके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव और निर्वाचन से संबंधी कोई मुद्दा है तो इनका विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा? तो इनका विवाद जो है कि उच्चतम न्यायालय में सुलझाया जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है आपका किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 ये जो है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है या उसके दंडादेश को निलंबित कर सकता है या फिर उसके दंड को कम कर सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 69 के तहत क्या बात करता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 69। और अनुच्छेद 68 बात करता है राष्ट्रपति जी के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के बारे में ये बात करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति। इसके जब निर्वाचन होता है कौन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति में होता है संसद के दोनों सदन केवल निर्वाचित सदस्य जो कि राज्यसभा के होते हैं और लोकसभा के। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें निर्वाचित का मतलब कि जो जीते हुए हैं। अब इसमें ये होता था कि पहले क्या होता था कि ये जो है कि दो जो है कि किसमें, लोकसभा में, और जो है कि 12 राज्यसभा में होते थे। ठीक है, तो ये सभी सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि निर्वाचित ही हैं उपराष्ट्रपति में। बट अगर राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के भी सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह विकृत चित्त है या अनुमोचित दिवालिया है? भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं है। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा? यदि वह दिवालिया है तो भी नहीं होगा, या फिर किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर हो। ठीक है, देखिए लाभ के पद जो मंत्री होते हैं ना, विधायक होते हैं, सांसद, ये लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि राज्यसभा का, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का सदस्य हो सकता है, एक साथ में एक ही का सदस्य हो सकता है, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। तो ये जो है कि तीनों सही हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। दूसरा है कि प्रकलन समिति का कार्य वार्षिक बजट से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है प्रकलन समिति की। ठीक है, प्रकलन समिति क्या होती है?
तो देखिए ये जो है कि संसद की अस्थायी समितियों में से यह सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला। देखिए इसका गठन जो है कि केवल लोकसभा में किया जाता है। इसका गठन कहाँ पे किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है कि इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, और टोटल जो है कि लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रकलन समिति का कार्य जो है कि वार्षिक बजट से संबंधित है। ये भी सही है आपका। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों। देखिए सबसे पहले ना इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था प्रकलन समिति का गठन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है कि शाहजहां ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके बाद ही शाहजहां ने आगरा से, मतलब लाल किले का निर्माण करवाने के बाद ही शाहजहां ने दिल्ली, मतलब जो है कि आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी थी। ठीक है, शाहजहां के कार्यकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने काल में बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें का निर्माण करवाया था, जैसे कि दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, ये सब सारी चीज़ें शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि संसद ने 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 पारित कर संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। संसद ने 52वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? ये 1985 में पारित हुआ। तो ये पारित करके कौन सी अनुसूची जो है कि जोड़ी गई है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।